हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसका है पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए, वो दोनों बहुत छोटे छोटे से बने थे बिकॉज ऑफ साउंड इशू के कारण। तो थोड़ा सा आज इस वीडियो को हम काफ़ी बड़ा बनाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने विद्युत क्षेत्र की बात की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की, और बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वो क्या आया, E = KQ/R²। और जब मैंने इसकी दिशा की बात की तो इसकी दिशा के लिए मैंने आपको बताया धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा। अगर प्लस आवेश होगा तो धनावेश पे कहाँ बल लगाएगा, बाहर की ओर। माइनस आवेश होगा तो कहाँ लगाएगा, अंदर की ओर। तो ये हम लोग सारी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज 1-2 सवाल लेते हैं, फिर मैं आगे कुछ और चर्चाएं करूंगा। तो आज हम एक सवाल लेते हैं। सवाल है, पहला सवाल कि एक बिंदु आवेश, सवाल है अपना पहला, एक बिंदु आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में, बिंदु की जगह आवेश, एक आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एक आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। आवेश का मान 15 × 10⁻⁴ कूलाम है। 15 × 10⁻⁴ कूलाम है। तो उस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी होगी, आपको वो क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो अभी आपको बता चुका हूं फॉर्मूला E = F/Q। कि किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो वहां पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, Q आवेश है, बल कितना लग रहा है, 2.25 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, E = F कितना है, 2.25 आवेश कितना है, 15 × 10⁻⁴। तो ऊपर चला गया 2.25 × 10⁻⁴/15। इसको लिखा 225 × 10⁻²/15। पॉइंट हटाया, 2 घात कम कर ली। 15 × 15 कितना होता है, 225। तो 15 × 10⁻² न्यूटन पर कूलाम। ये आपको विद्युत क्षेत्र हो गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 1500 न्यूटन कूलाम या 15 × 10⁻² न्यूटन पर कूलाम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग एक छोटा सा सवाल था जो मैंने आपको कराया। अब हम आगे बात करेंगे और बहुत सारी चीजों की। ठीक है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करवाता हूँ क्या करना है। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको लेके चलता हूँ, इसमें हमें क्या करना है। इसको एक बार अच्छे से क्या करो, आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। आपको ये पता है कि जो विद्युत क्षेत्र है ना, वो कैसी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाली, वो एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो वो भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। हम लोगों ने बल के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन PAL ये होता है, आई थिंक PEL होता है कि PL होता है। ठीक है, चलो इतना मैटर नहीं करता। ठीक, चलो देखो क्या बोलते हैं कि अगर बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, जैसे
ये हमारे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3 और एक आवेश है Q4 और एक बिंदु P है। तो P बिंदु पर ये भी अपना क्षेत्र बनाएगा, ये भी अपना क्षेत्र बनाएगा, ये भी अपना क्षेत्र बनाएगा, ये भी बनाएगा। मान लो Q1 ने अपना क्षेत्र बनाया, कितना बनाया? E1। Q2 ने अपना क्षेत्र बनाया, कितना बनाया? E2। Q3 ने अपना क्षेत्र बनाया, कितना बनाया? E3। और Q4 ने अपना क्षेत्र बनाया, कितना बनाया? E4। तो अगर नेट हम निकालेंगे तो नेट कितना होगा? ये E मान लो यहाँ पर आ गया EP। तो अगर मैं इस EP की बात करूंगा तो E एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। किसी एक बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आसपास उपस्थित सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के क्या होगी? तुल्य होगी। जैसा मैंने आपको बल में बताया था वैसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं लाल पेन से कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस चीज को EP इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, इसको मैं ग्रीन वाले को मिटा देता हूँ। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उसके आसपास स्थित सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होगी। क्या लिखेंगे? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आसपास स्थित सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होगी। देखो एग्जाम में ये नियम नहीं पूछते, एग्जाम में इस पे सवाल पूछते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। आपको ध्यान रखना है खाली ये नियम के बारे में। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे, जो मैं अभी आप लोगों को करवाने वाला हूँ, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी मैं एक सवाल करवाता हूँ इसके ऊपर, एक एक करके हम लोग काफी सारे सवाल करेंगे। ठीक है, समझते जाना, आपको पता है ना, अच्छे से इनको नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से। देखो मैं क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा हमेशा ध्यान देता हूँ। लास्ट 2 लेक्चर में मैं क्वेश्चंस करवा नहीं पाया हूँ बिकॉज आसपास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और थोड़ी मेरी क्लास ओपन है तो आवाज आती है, उसके कारण थोड़ा सा। ठीक है, सवाल देखो अभी क्या है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर, चारों शीर्षों पर 4 बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। 4 बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इसके ऊपर केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा, हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चित्र हमको दिया हुआ है, ये हमारा एक वर्ग है, ये इसका A, B, C और D, उसका सेंटर ले लिया। ठीक है, हर एक पे अलग अलग आवेश है।
इस पे मान लो Q आवेश, इस पे 2Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर 2। अब मुझे क्या बोला है, इसके केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। अब मैं इसको मिलाऊं केंद्रों को, तो ये आपको पता है ये इसका केंद्र है ना, इसको इससे मिलाया मैंने और इसको इससे मिला, ये क्या आ गया इसका केंद्र। इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है ये। देखो अब ये प्लस क्यों बनाएगा विद्युत क्षेत्र, ये प्लस है, प्लस हमेशा विद्युत क्षेत्र परे बनाता है, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र बन गया मान लो कितना EA, और इसके कारण कितना बन गया EC। ये प्लस बनाएगा इधर, ये बनाएगा इधर, ये भी ये प्लस है, कहाँ बनाएगा, अबे ये आ गया EB और यहाँ आ गया EB। अब आप देखो, आपको ये तो पता है ना कि इसमें वर्ग में जो केंद्र होता है वो चारों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। वर्ग का केंद्र चारों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चारों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं इस चीज को। तो क्या हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। अब यहाँ देखो A वाला बना रहा है विद्युत क्षेत्र, C वाला बना रहा है, समान आवेश है, दिशा क्या है, विपरीत है। EA इज इक्वल्स टू EC, ठीक है, क्योंकि A और C O से समान दूरी पर है और आवेश भी क्या है, समान है, ठीक है ना। EA इक्वल्स टू EC, ठीक है, चूंकि दोनों बिंदुओं शीर्षों पर समान आवेश रखा है, ठीक है, अब बराबर है, ठीक है, परंतु दोनों की दिशा विपरीत है। ये कितना होगा, KQ अपॉन OA स्क्वायर, और EC कितना होगा, EC की बात करें Q के कारण है तो KQ अपॉन OC स्क्वायर बराबर है। अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार EB इज इक्वल्स टू ED तथा दोनों की दिशा विपरीत है। अतः यह भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। मतलब EA EC को निरस्त कर देगा, EB ED को निरस्त कर देगा। अतः O बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जी। इसका आंसर क्या होगा, अच्छी। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मेरी बातों का आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से मैंने इसको आपको कैलकुलेट कराया। ध्यान रखना कि ये देखो, ये Q आवेश है, इस पे बनाएगा EC, ये Q आवेश से बनाएगा ED, दोनों बराबर दिशा में विपरीत, कैंसिल कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र परे होगा और माइनस के कारण टुवर्ड्स। ये A के कारण परे, C के कारण परे, और इस B के कारण परे और D के कारण परे, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और सवाल हम लोग करते हैं और एक सवाल करते हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा,
अब देखो एक सवाल, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। सवाल है ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक चित्र हमको सवाल में दिया हुआ है। सवाल है ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, और हमको चित्र दिया हुआ है। ये ए बी सी और डी, यहाँ पर ये भुजा कितनी दी हुई थी? वर्ग है, और हर एक जगह पे अपने को आवेश दिया हुआ है, और आवेश का मान कितना दिया हुआ है? -q। इस पर ले लिया -q, इस पे ले लिया -2q, इधर ले लिया +3q, इधर ले लिया +4। ये इस तरह से हमको दिया हुआ है q, -2q, 3q और 4q, और सारी भुजाएं हमको बराबर दी हुई है। कितनी दी हुई? ए। ये माइनस को अच्छा कर लेता है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, -q, और इसका सेंटर पॉइंट है ओ। कौन सा है? ओ। इसको पॉइंट पे निकालना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं, क्या करें? वीडियो को करें पॉज और सवाल को करें, अगर आप कर सकते हैं तो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखो -q + 3q -2q + 4q। सबसे पहले -q बनाएगा, तो -q सपोज बना रहा है, इसको मैं ग्रीन मार्कर से दर्शाता हूँ। ये हो गया ए पर है -q, ये ए बना लिया, और ये उल्टा होगा, इस -q वाला अंदर की ओर होगा, क्योंकि आपको पता है माइनस के कारण हमेशा आवेश की ओर होता है। और -2q की बात करूंगा, ये -2q इधर होगा, समझना। EA और EC, EA किसके कारण है? -q के कारण। अगर मैं यहां पर लिखूं EA किसके कारण है? -q आवेश के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर EC ले लूं तो क्या होगा? -2q आवेश के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार यहां पर दो और बनेंगे, एक बनेगा, अब ये EB, B इधर है पर बनाएगा बाहर की ओर, और ये EB, तो EB किसके कारण? +3q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ED किसके कारण? +4q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से पहले हमको OA, OB, OC, OD कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में मैंने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल्स टू AB² + BC²। तो यहां से AC², ये A और ये भी कितना है? A² + A² इज इक्वल्स टू 2A²। तो यहां से AC बराबर कितना आया? √2A। कितना आया? AC कितना आया? √2A। O है वो बिंदु, O बिंदु AC का मध्य बिंदु है। O बिंदु AC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो क्या होगा? AO, CO, AO और CO
इज इक्वल्स टू AC अपॉन 2, और AC कितना है √2a/2, √2 से 2 कट गया, √2 बार, आंसर क्या आ गया a/2। इसी प्रकार BO बराबर CO बराबर a/√2, तो अपने को AO मिल गया, BO मिल गया, CO मिल गया, DO मिल गया। अब यहां पर हम लोग सबको क्या करते हैं, अलग अलग कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं EA। देखो प्लस माइनस की जरूरत नहीं, दिशा में ले चुका हूं। EA माइनस Q के कारण फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q अपॉन में क्या होगा OA का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन OA की जगह क्या आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर, तो क्या होगा a²/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2KQ अपॉन a²। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं दिशा यहाँ ले चुका हूं। माइनस प्लस दिशा के लिए दिशा में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आगे मैं आपको सॉल्व करके जब पूरा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार B कैलकुलेट करें, B में 2Q माइनस का है, माइनस लेना नहीं है, K इंटू 2Q अपॉन OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर करोगे सेम आएगा ना a/√2, 2KQ अपॉन A अपॉन √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 4KQ अपॉन a²। सिमिलरली एक और कैलकुलेट करते हैं हम लोग EC, ये EC था, सॉरी बच्चों लोगों, ये AC था और यहाँ पर OC, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये AC है। अब हम बात करते हैं EB। B में कितना है 3Q, K इंटू 3Q अपॉन OB का स्क्वायर, तो 3KQ अपॉन A अपॉन √2 का स्क्वायर जाएगा तो 6KQ अपॉन a²। और अगर ED की बात करें तो क्या हो जाएगा K इंटू 4Q अपॉन यहाँ OD का स्क्वायर, सेम 2 जाएगा ऊपर, 8KQ अपॉन a²। तो EA आ गया, EB आ गया, EC आ गया, ED आ गया, EA, EC, EB और ED। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सवाल को पूरा करवाता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। मैं ये नीचे वाली चीज़ें मिटा दूंगा, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है ना। तो अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो वेक्टर है, सदिश रूप में हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने EA, EB, EC और ED हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसका डायग्राम देखो, यहाँ देखो इधर ये O पॉइंट है, ठीक है, कुछ ऐसा है O पॉइंट पे। अब देखो O पॉइंट पर इधर है अपना EA और इधर है अपना EC। अब मुझे आप लोग बताओ EC कितना है 4KQ अपॉन A², ये कितना है। अगर मैं इनका नेट निकालूंगा तो नेट कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये आ गया EA माइनस EC, इसको दे दिया मैंने E1, समझे ना, ये वाला और ये वाला, ये ज्यादा है तो इसमें से ये घट जाएगा तो नेट, तो हमारा E1 क्या आ जाएगा EA माइनस EC। सिमिलरली यहां देखो इधर कितना है, इधर है EB और इधर कितना है ED, और आपको पता है ED EB से बड़ा है, ये ED 8 और ये 6, यहाँ पर इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं ये बड़ा है छोटा है तो यहाँ पर सेम क्या हो जाएगा, इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा ED माइनस EB, इसको मैंने क्या दे दिया E2 बराबर क्या हो गया ED माइनस EB। अब E कितना है, E है सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया,
EC माइनस EA, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्या करोगे EC माइनस EA, EC माइनस EA। अब EC कितना है, EC है 4KQ अपॉन A स्क्वायर माइनस 2KQ अपॉन A स्क्वायर। 4 में से 2 गया, कितना रहेगा 2, तो क्या आएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये कितना आ जाएगा 5। और इसी प्रकार ED माइनस EB, ED कितना है 8KQ अपॉन A स्क्वायर माइनस EB कितना है 6KQ अपॉन A स्क्वायर बराबर E2 बराबर कितना आ गया, 8 में से 6 गया 2KQ अपॉन A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 ये आ गया E1, ये आ गया। अब E1 E2 की बात करें, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं इनका नेट निकालूंगा तो E इज इक्वल्स टू, E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये इधर है E2, इधर है E1, देखो इधर आएगा, ये आ जाएगा E2, ये आएगा E1, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से E नेट निकालूं मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 90। तो E नेट कितना होगा, ये हो गया 0। E1 की वैल्यू कितनी है 2KQ अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 0। कितनी बार है, 2 बार है, तो E नेट कितना आ जाएगा अंडर रूट, इसको 2 बार लिख लेंगे ना, तो 2KQ A स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको जब बाहर निकालूंगा, इसको जब मैं क्या करूंगा बाहर निकालूंगा, तो हमारा नेट आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, इस जगह पे लिख रहा हूं, E नेट क्या बन जाएगा, हमारा आंसर क्या बनेगा √2KQ, यहाँ पे आ जाएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर, √2 अपॉन A स्क्वायर। देखो ना, इसका √2, इसका स्क्वायर रूट से क्या होगा कैंसिल, ये अपना आ जाएगा आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको आगे करके शॉर्ट कर, मतलब K की वैल्यू रख के जैसे भी हम निकाल सकते हैं, पर ये आंसर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या आंसर आया 2√2, क्या आ गया 2√2 KQ अपॉन A स्क्वायर। इसको और लिखना था और सॉल्व करके, तो क्या बन जाएगा बराबर 2√2 KQ अपॉन A स्क्वायर। एक ही बात है, ऊपर वाला नीचे वाला, ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो किस तरह से शानदार सवाल मैंने आपको करवाया, एक एक चीज को मैंने आपको क्लियर करवाया है। कोई भी चीज को आपको वेक्टर डायग्राम्स बना के पूरा A to Z मैंने आपको ये सवाल क्या किया है, समझाया है। इस तरह से हम सवालों को क्या करते हैं, कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर एक और छोटा सा सवाल लिखते हैं। हाँ ठीक है, एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं। आपको आई थिंक कंसेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोला था आज क्लास थोड़ी सी 30 मिनट के आसपास की करेंगे। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, इसको अच्छे से आप छाप लो, समझना ना। पहले ये करना है, फिर मैंने जो इरेज किया वो, फिर ये निकालना है, फिर ये, और ये सबसे लास्ट में ये अपना मेन आंसर। आप देखो एक और सवाल लिखते हैं, एक और छोटा सा सवाल करते हैं। कल मैं और इसके ऊपर आगे इनकी बातें करके 1-2 सवाल करवाने के बाद और नए टॉपिक स्टार्ट करूंगा। एक सवाल और है, सवाल है यदि 2 कूलम आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल 100 न्यूटन है, तो यदि 2 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में
किसी बिंदु पर रखने पर, किसी बिंदु पर रखने पर उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल 100 न्यूटन है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मैं सोच रहा हूँ शायद इसको आप लोगों को होमवर्क दे दूं, ये सवाल आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी सवाल है, इसके जैसा सवाल मैंने अभी आपको करवाया भी है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बहुत इजी सा सवाल दिया है मैंने आपको, बहुत ज़्यादा इजी है, अच्छे से इसको कर लो, समझ लो किस तरह से हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग और चर्चा इसकी बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखा, अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे है तो ये भी विद्युत क्षेत्र का पार्ट ही, पर मैं इसको अलग से टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा है, एक दिन का टॉपिक है, 30 मिनट की क्लास में आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक एक चीज आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। इस टॉपिक को आपको शायद 2 दिन आराम से लगेंगे, अभी भी और अगले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे, इसको आप मान के चलो 2 दिन लगेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने गॉस के नियम के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको हम चलते रहेंगे। चैप्टर देखो काफी बड़ा है, अगर आप डेली नोट्स बनाएंगे, देखो लगभग 22 से 23 लेक्चर लगेंगे, और अभी शायद ये 13वां या 14वां लेक्चर है इस चैप्टर का, और 20 से 22 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो काफ़ी बड़ा और लेंथी सिलेबस है, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से कवर करें, ये आपका बेस है, अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों इसी तरह से आप वीडियोस को अच्छे से देखें, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अपने विद्यालय का और भी किसी स्कूल के बच्चे हो उनको भी इनका लाभ मिले अच्छे से। मैं अपनी चीज़ों को और ज़्यादा मतलब अच्छे से रखूँगा अगर आप हमको और ज़्यादा मोटिवेट करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और वीडियोस को पूरा देखें, कंप्लीट देख के अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं था, पर थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है ना, तो उसको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।